हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अचीवर्स अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी सेल के बारे में, आज हम सेकंड पार्ट लाए हैं, जो कि आज हम उस पे आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस-किस सब किस-किस पोर्शन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नाविक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं नाविक के बारे में। नाविक, नाविक के बारे में बात करेंगे और क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे और डीएनए के बारे में बात करेंगे। नाविक, नाविक की परिभाषा देखते हैं। नाविक नाविक कोशिका का कंट्रोल सेंटर नियंत्रण होता है, यानी कोशिका होती है उसका जो मेन सेंटर बिंदु होता है वो क्या होता है, नाविक होता है। इसकी खोज किसने की थी? यह बहुत बार एग्जाम में आ हुआ क्वेश्चन है। इसकी खोज रॉड ब्राउन ने की थी। कब की थी? सन 1831 में की थी। सन 1831 में की थी। अब हम बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना कहीं ना कहीं इसमें होता क्या है, नाभ इसके सबसे ऊपरी भाग पर क्या होती है, नाभ की झिल्ली होती है। सबसे ऊपरी वाला क्या होती है, नाभ की झिल्ली होती है। यानी नाभ की झिल्ली क्या होती है, दोहरी झिल्ली वाली बाहरी परत जिसमें पदार्थों के आवागमन के लिए छिद्र होते हैं। यानी इसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जो कि नाभ की झिल्ली ऊपरी वाली सतह पर पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, नाभिक के अंदर भरा हुआ जेली जैसा द्रव। इसमें जो जेली जैसा द्रव भरा है, इसमें कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म देखने को मिल रहा है, वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस होता है इसमें जो कठोर वाला भाग दिख रहा है इसमें, वो क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें सघन संरचना है, वो क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। केंद्र में स्थित सघन संरचना जो राइबोसोम बनाने में मदद करती है। अब देखते हैं क्रोमेटिन क्या होती है। क्रोमेटिन होती है डीएनए और प्रोटीन के बना हुआ ये एक जाल जैसा होता है, जो कि जाल जैसा होता है। जो वाला जो दिख रहा है, जो लाल, जो रेड कलर और इसमें धागे जैसी संरचना दिख रही है, वो धागे जैसी संरचना वो क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, क्रोमेटिन वाले भाग है। अब देखते हैं कि नाविक का मुख्य कार्य क्या है। नाविक का मुख्य कार्य क्या है, इसका सबसे पहले देखते हैं कि नियंत्रण। कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये कोशिका होती है वो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसका काम है सुरक्षा, बहुमूल्य डीएनए को सुरक्षित रखना। यानी डीएनए को सुरक्षित रखता है कौन, नाविक के अंदर। निर्माण, इसका निर्माण क्या है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को प्रबंधित और नियंत्रित करना। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो धागे की संरचना है वो क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, क्रोमेटिन वाला भाग है। इसमें डीएनए और प्रोटीन का एक उलझा हुआ अदृश्य जाल होता है, जो ठीक एक उलझा हुआ जाल होता है डीएनए में और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब इसका जो विभाजन होता है तो इसमें क्या होता है, विभाजन होता है तो इसमें गांठ जैसी स्पष्ट और संघनित संरचना बनने लगती है। यानी गांठ इसमें छोटी छोटी रस्सी जैसी जो गांठ जैसी बनती है, वही कहीं ना कहीं जाल सिकुड़कर स्पष्ट और संघनित हो जाता है क्रोमेटिन से जब इसमें विभाजन होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कहीं न कहीं इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम यानी कहीं न कहीं इसमें डीएनए वाली संरचना होती है। इसमें जब जो क्रोमेटिड एक्स आकार की जो 2 भुजाएँ जब मिलती हैं, तो उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। और जिसका जो मेन सेंटर बिंदु है, जो मेन सेंटर बिंदु उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। जो मेन सेंटर बिंदु है जो डीएनए का, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। वह स्पष्ट संरचना जिसमें जीन्स होती हैं केवल सेल डिवीजन के समय दिखाई देती है। तो हम देखते हैं मानव शरीर में क्रोमोसोम कितने होते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 30 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुरक्षित रूप से ले जाना, ये क्या होता है, जो मुख्य कार्य क्रोमोसोम को होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए कहीं ना कहीं इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी परिभाषा देखते हैं कि वह अणु जो मॉलिक्यूल जिसमें संपूर्ण जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टोर रहती है, यानी सारी जो जीन से जो सूचना होती है वो कहीं ना कहीं किसमें एकत्रित होती है, डीएनए में होती हैं। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई। इसकी खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, डीएनए डीएनए। अब देखते हैं डीएनए की वास्तुकला और कार्य। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए में एक एडेनिन और थायमिन होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़े रहते हैं, जो कि डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़े रहती हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। वो कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मेन क्या होता है, कहीं न कहीं नाभिक का काम क्या है, क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र और इसका गतिविधि क्या है, इसे डीएनए की सुरक्षा करना। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन का संघनित रूप होता है और इसका मुख्य कार्य है आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाना। डीएनए क्या है,
डबल हेलिक्स अणु जो होती है, डबल हेलिक्स संरचना होती है, वह क्या है? डीएनए। लक्षणों को नियंत्रित करना, प्रोटीन में मदद करना, यह डीएनए का मुख्य कार्य में आता है। ध्यान से एक जीवन के ब्लूप्रिंट के आधार पर देखते हैं। नाभिक के भीतर छुपे क्रोमोसोम, नाभिक के भीतर छिपे क्रोमोसोम और क्रोमोसोम को बनाने वाला डीएनए, यह लक्षणों को नियंत्रित करने और जानकारी स्टोर करने की प्रकृति की सबसे अचूक प्रणाली है। ठीक। अब हम देखते हैं, अब हम एक और टॉपिक की बात करते हैं, पादप कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पादप कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हम देखते हैं कि पादप कोशिका की पहचान कैसे होती है। पादप कोशिका की पहचान कैसे होती है? सेल वॉल के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा और विशाल राजधानी के द्वारा और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसमें देखना ध्यान से कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो ऊपर वाली सतह पाई जाती है। इसमें कोशिका झिल्ली होती है जो कहीं न कहीं इसमें लिक्विड भरा होता है, जो ऊपर वाली परत होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। इसके बीच सेंटर में नाभिक नाभिक होता है और इसमें छोटी-छोटी रसदानियाँ पाई जाती हैं और इसके अंदर जो ये क्लोरोप्लास्ट वाले हिस्से पाए गए हैं और इसमें ये कहीं न कहीं इसमें जो देखने को मिल रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है। अब हम देखते हैं सुरक्षा और नियंत्रण। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी होती है, कठोर होती है और सुरक्षा प्रदान करना और आकार को टारगेटी बनाए रखना। यानी इसका मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। किसका काम? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि सबसे ऊपर वाली सतह पर पाई जाती है, जो कहीं न कहीं कैसी होती है? कठोर होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये सेल वॉल के ठीक अंदर पाई जानी है। यानी दूसरी वाली जो परत होती है वो सेल वॉल के ठीक अंदर पाई जाती है। ये कैसी होती है? ये अर्धपारगम्य होती है। ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। ये पारगम्य क्या नहीं होती बल्कि अर्धपारगम्य होती है। यानी जाता है इसमें एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ा प्रभावित तो होता है लेकिन धीमे-धीमे होता है। केवल आवश्यक पदार्थों को अंदर-बाहर जाने देती है, यानी अंदर-बाहर, यानी कहीं न कहीं अर्धपारगम्य है। अब देखते हैं आंतरिक परिवेश। इसमें आंतरिक परिवेश साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो मेन इसमें जो सेंटर देखने को मिल रहा है वो कहीं न कहीं क्या है? डीएनए वाला जो कंट्रोल सेंटर होता है वो नाभिक होता है, डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म जिग जिग जेली फ्लूइड ऑर्गेन्स यहीं तैरती हैं। यानी जिग जेली जो जेली जैसे फॉर्म में रहते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? वो साइटोप्लाज्म फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं विशाल रसदानी वैक्यूल के बारे में देखते हैं। इसमें वेल्टिंग मुरझाना जैसी संरचना होती है और इसमें जब स्फीति दाब लगता है जो सेल का 90% भाग होता है, ये विशाल रसदानी देखने को किसमें मिलती हैं? पौधेवादी संरचना में देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं प्लास्टिड यानी जो स्टोरेड होता है, जो इसमें किस प्रकार की इसमें जो हड़तलवक वगैरह पाए जाते हैं तो कैसे कैसे संरचना देखने को मिलती है। ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ये हरा भाग होता है, हरा रंग होता है और इसका कार्य फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करना है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या क्या है? इसको फ्लावर और फ्रूट्स को रंग देना, यानी इसका मेन कार्य है कि इसको रंग देना। इसका मेन कार्य है यानी फूल और फल में रंग का आकार देना, रंग देना कहीं न कहीं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है रंगहीन तो होता है, इसका मेन कार्य है कि भोजन को संग्रहण करना, यानी इसको फूड स्टोरेज करता है। क्या करता है? भोजन संग्रहण करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कहीं न कहीं इसमें देखने को इसमें 3 सतह पाई जाती हैं। कहीं न कहीं इसमें जो प्रत्येक सतह पाई जाती है वो ग्रैना कहलाती है और इसमें जो ग्रैना बहुत सारे एक गट्ठर जैसा बन जाता है उसको थाइकॉइड कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं और जो इसकी पूरी जो थैलाकॉइड यानी पूरी संरचना पाई जाती है इसमें स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। इसका क्लोरोप्लास्ट क्या है? केवल प्लांट सेल में होता है, इसमें हरा रंग की उपस्थिति होती है। क्लोरोप्लास्ट में अपन देखने को क्या मिलता है? इसका हरा वाला भाग होता है जिसको एक-एक छोटी-छोटी वो जो सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है उसको ग्रैना कहते हैं और इसमें बहुत सारी ग्रैना मिलकर एक थैलाकॉइड का निर्माण करती हैं और जब पूरी थैलाकॉइड बन जाती है तो उसको स्ट्रोमा वाले भाग में देखने को मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? इसकी हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले हम ग्लूकोज देखते हैं C6H12 O6 प्लस H2O। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या देखने को मिलेगा? कहीं न कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पानी और कहीं न कहीं इसमें 38 एटीपी एनर्जी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं भोजन बन गया। अब भोजन तो बन गया क्योंकि अपन को ऊर्जा मिल गई, अपन ग्लूकोज से अपन ने ग्लूकोज से अपन ने खाना वगैरह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर ली तो भोजन बन गया।
हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो? माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा का संग्रह होता है, यानी इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसकी संरचना कैसे देखने को मिलती है? इसकी संरचना सबसे पहले देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी जो ऊपर वाली जो सतह होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है और सहज प्रवेश होती है। ठीक। एक होती है इनर मेम्ब्रेन, कहीं न कहीं अंदर की ओर मुड़ी होती है, क्रिस्टी जैसी होती है, यानी अंदर की ओर मुड़ी होती है, वो कैसी होती है? इनर मेम्ब्रेन, यानी अंदर वाले भाग में सतह पे देखने को मिलती है। एक होता है मैट्रिक्स, द इनर फ्लाई, इसमें एंजाइम और डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है? यानी कि एक बाहरी परत होती है, एक अंदर परत होती है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एंजाइम और डीएनए और राइबोसोम देखने को मिलते हैं। क्रिस्टी और मैट्रिक्स, क्रिस्टी कुछ नहीं होता, कहीं न कहीं इसमें ऐसी संरचना पाई जाती है टेढ़ी-मेढ़ी, वो क्रिस्टी जैसी संरचना होती है। और अब देखते हैं अर्धस्वायत्त अंग। अपना स्वयं इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है अपना स्वयं का डीएनए बनाना, अपने स्वयं के राइबोसोम बनाना, खुद को विभाजित करना। इन विशेष कारणों से इसे अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता है। इन क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। अब हम देखते हैं कोश के श्वसन। कोश के श्वसन में क्या होता है? कहीं न कहीं जब ग्लूकोज टूट के विघटन हो जाता है, तो उसमें अड़ती से एटीपी जो ऊर्जा निकलती है, इसी प्रकार वो कोश के श्वसन करते हैं। ग्लूकोज को तोड़ता है माइटोकॉन्ड्रियल भाग में और इसमें एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। संपूर्ण सारांश में देखने को इसमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, वैक्यूल पाए जाते हैं जो कि स्टोरेज करते हैं भोजन, इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? कंट्रोल यानी नियंत्रण होता है, क्योंकि इसका होता है डीएनए का नियंत्रण होता है। ये सभी की क्रियाविधि किसमें देखने को मिलती है? प्लांट सेल में देखने को मिलती है। अब हम एक-एक से देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें प्रोटीन वाले भाग नहीं होता, और इसमें सेलुलोज सही मुख्य घटक होता है। इसका मेन आंसर होगा, क्या उत्तर होगा इसका? सेलुलोज होगा। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में नहीं होता, वैक्यूल में नहीं होता। वैक्यूल में क्या होता है? वैक्यूल में कहीं न कहीं इसमें स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है। और राइबोसोम क्या है? राइबोसोम का मेन कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब देखते हैं पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? नाभिक नहीं, नाभिक नहीं होता, नाभिक तो एक मेन सेंटर बिंदु होता है। साइटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म नहीं होता, इसमें तो कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। वैक्यूल, हाँ, वैक्यूल होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल में इसमें स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में कहीं न कहीं इसमें हरित लवक वगैरह पाए जाते हैं। अब देखते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नाभिक को कहते हैं? नहीं। गोल्गी बॉडी नहीं। लाइसोसोम, ये तो आत्महत्या की थैली होती है, ये भी नहीं होती है। ठीक। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कहाँ बनता है? ये क्रिस्टी वाले भाग पर बनता है। ठीक। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, उपरोक्त सभी पाया जाता है। यानी कहीं न कहीं इसमें सभी संरचना देखने को मिलती हैं, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, और भी विभिन्न प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 जोड़े होते हैं, जो कि 23 जोड़े होते हैं। अधिकांश एग्जाम में ये बार-बार आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी, जीडी, रीट, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह में। अब देखते हैं क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अपने देखने को मिला साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव वाले भाग में नहीं पाए जाते, नाभिक वाले भाग में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये नहीं होता। वैक्यूल तो जो हमको पौधों में देखने को मिलता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना कैसी होती, किसने खोजी? तो इसको वाटसन और क्रिक के द्वारा इसको खोजा गया था। डीएनए में कौन सा बेस पेयर सही है? बेस पेयर में कौन सा? एडेनिन और थायमिन आपको बताया था। और गुआनिन साइटोसिन जो होता है, ये कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। और डीएनए में कौन सा बेस पेयर सबसे पहले इसमें सही है? एडेनिन और थायमिन वाला भाग पाया जाता है। पादप कोशिका का कठोरता किससे आती है? किससे आती है? वैक्यूल से, साइटोप्लाज्म में कोशिका भित्ति से। तो कठोरता मतलब कोशिका भित्ति सबसे ऊपर वाली भाग होती है, जो कठोर होती है, जो कि इसके कहीं न कहीं पारगम्य होती ही नहीं है। तो कौन सा वाला भाग है? कोशिका भित्ति सबसे कठोर वाले हिस्से में पाई जाती है।
अब देखते हैं पादप कोशिका में भोजन निर्माण किसके कारण होता है? भोजन निर्माण किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, डीएनए, वैक्यूल, राइबोसोम। कहीं न कहीं क्लोरोफिल में देखने को मिलता है। डीएनए तो एक संरचना होती है जो कि ह्यूमन वगैरह में पाई जाती है। वैक्यूल तो भोजन पादप कोशिका में देखने को मिलती है जो कि स्टोरेज क्षमता होती है। राइबोसोम नहीं पाए जाते। यानी कहीं न कहीं क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिक कितने प्रकार के आपको बताए। प्लास्टिक मैंने 3 प्रकार के बताए थे। कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आपको बताए थे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग की हरे रंग पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में भोजन का संगठन होता है। इस प्रकार हमने आपको एक-एक से बताया था। पादप कोशिका में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है इसको सुरक्षा और आकार देना। यस। ऊर्जा उत्पादन किसका कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया का। पाचन नहीं, संचरण नहीं होता। अब देखते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी कोशिका होती है सबसे छोटी? माइकोप्लाज्मा होती है। अब देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी किसमें पाई जाती है? शतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। किसमें पाई देखने को मिलती है? शतुरमुर्ग के अंडे में देखने को मिलती है। इसका पहला आंसर सही माना जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे किसे कहते हैं? कोशिका पावर हाउस हमने आपको बार-बार बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग होता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक। अब हम देखते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक। कौन सा केंद्र होता है? नाभिक, जो कि मुख्य सेंट्रल बिंदु होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम, नाभिक, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल। वैक्यूल तो नहीं होता, ये तो पादप कोशिका में पाया जाता है जो कि स्टोरेज क्षमता का मेन बिंदु होता है। गोल्गी बॉडी नहीं होता, नाभिक तो सेंट्रल होता है जो कि कोशिका का। तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। किसमें होता है? राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली मैंने आपको बताया था, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम होती है। कैसे? कौन सी? कोशिका झिल्ली। अपारगम कौन सी होती है? अपारगम कहीं न कहीं जो कठोर सबसे ज़्यादा देखने को कौन से मिलती है? ये मिलता है कोशिका भित्ति। कौन होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी का क्या क्या कार्य है? पैकेजिंग और स्त्राव करना। गोल्गी बॉडी का जो मेन कार्य होता है वो कहीं न कहीं क्या होता है? पैकेजिंग और स्त्राव करना, जो कि आत्महत्या की थैली वगैरह इसमें देखने को मिलती है लाइसोसोम वगैरह में। ऊर्जा बनाना किसका कार्य है? ऊर्जा बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया का। ऊर्जा बनाना किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का। पाचन नहीं होता और नियंत्रण, इसका मेन काम नियंत्रण नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।